नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोविड-19 के नए मामलों में 12.5% का इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 1,79,723 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 13 दिन में कोविड के डेली केसेस 28 गुना हो गए हैं। 28 दिसंबर को 6,358 कोविड के मामले सामने आए थे। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 7 लाख पार हो चुकी है। कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में 46,569 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 140 लोगों ने कोरोना की वजह से जान दे दी है। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 410 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 4,033 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें राज्यों से हालात पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मौजूदा स्थिति में कोरोना के मामलों में आए उछाल के बीच 5 से 10% सक्रिय मामलों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और रोजाना मामलों की गति भी तेज हो रही है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ सकती है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वो कुल मामलों की संख्या और सक्रिय मामलों की संख्या पर नजर बनाए रखें। सरकार ने कहा कि स्थिति को लेकर फिलहाल कुछ ठोस नतीजे नहीं हैं। आने वाले वक्त में चीजें बदल सकती हैं। अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद अचानक बढ़ सकती है। थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बेंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाएगा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो सक्रिय मामलों की कुल संख्या, अस्पताल में भर्ती मामलों, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटेड सपोर्ट के मामलों की स्थिति पर दैनिक निगरानी रखे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने राज्यों को ये परामर्श जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा लिए जा रहे पैसे उचित हों। ज्यादा चार्ज लेने की स्थिति में निगरानी और कार्रवाई के लिए मैकेनिज्म तैयार करें। कोविड केयर सेंटर में बिस्तरों की आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन डेडिकेटेड बिस्तरों पर अपग्रेड करें। टेली परामर्श सेवाओं के प्रावधान के लिए रिटायर्ड चिकित्सा पेशेवरों या एमबीबीएस छात्रों की नियुक्ति करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 जनवरी और 9 जनवरी 2022 को सभी राज्यों को एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों, इंटर्न, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट से साथ बीएससी नर्सिंग छात्रों की सेवाओं का उपयोग करने के संबंध में 2 अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जरूरत पड़ने पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोविड टीकाकरण केंद्रों की टाइमिंग निर्धारित नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से तय हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो रात 10 बजे तक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जा सकते हैं। थर्ड वेव तो आएगी ही, नंबर तो बढ़ ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दो सप्ताह के अंदर ये नंबर दुगने और तिगने हो जाएंगे। तो ऐसे में मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो 2 सप्ताह है, उस 2 सप्ताह में खुद को बचा के रखें। सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है। जो 15 साल से 18 साल के लिए जो वैक्सीनेशन है, उसकी ड्राइव बिल्कुल बहुत तेज़ बढ़ा दी गई है। साथ में दूसरे वैक्सीनेशन हैं, उनकी भी ड्राइव बढ़ा दी गई है। तो हमारा क्या काम है? हमारा यही काम है कि इस 2 सप्ताह खुद को बाहर जाने से रोकें। विशेषज्ञों की माने तो फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका कहना है कि दिल्ली और मुंबई में तीसरी लहर का पीक 15 फरवरी को आ सकता है। ये दावा आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल ने किया है। वो कंप्यूटर मॉडल की मदद से बताते हैं कि महामारी आगे कैसा बर्ताव करने वाली है। उनका ये भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर पार होने की संभावना है। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि मुंबई में तीसरी लहर का पीक लगभग 15 जनवरी को आएगा। ठीक ऐसा ही दिल्ली में भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे देश के आंकड़े नहीं है, लेकिन शुरुआती
कैलकुलेशन बताती है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। हमारा अंदाजा है कि पीक पर रोजाना देश में 4 से 8 लाख केस दर्ज होंगे। दिल्ली और मुंबई में जितनी तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ा है, उतनी ही तेजी से इसके नीचे गिरने की संभावना है। पूरे देश में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से देश में 1 महीने में पीक आ जाएगा और मिड मार्च तक देश में तीसरी लहर खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि ये सच है कि महामारियां अपने आप में बहुत ही बेतरतीब होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मानदंड होते हैं। सीधी बात है कि अगर संक्रमित व्यक्ति किसी असंक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो संक्रमण आगे बढ़ाएगा, यानी जितने ज्यादा लोग संक्रमित होंगे उतना ज्यादा संक्रमण फैलेगा। क्योंकि संक्रमण का ट्रांसफर हो रहा है, इसी के आधार पर हमारा मॉडल काम करता है। पहली लहर में बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार दुगना कम हुई थी। दूसरी लहर के दौरान अलग अलग राज्यों ने अलग अलग रणनीतियों से काम किया था। जिन राज्यों ने आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगाया, वो भी संक्रमण की रफ्तार कम कर सके, यानी लॉकडाउन से मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जी हाँ, तो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोविड के नए मामलों में 12.5% का इजाफा देखने को मिला है। यही वजह है कि केंद्र ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी है और सतर्क रहने के लिए कहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। महिमा सिंह जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस की। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है धर्मशिला हॉस्पिटल के। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खैरा जी आपसे ही है। केंद्र में सर आपकी सरकार है और जिस तरह से हमने पहली और दूसरी लहर कोरोना की देखी, जाहिर तौर पर खतरनाक थी। तीसरी लहर का सामना हमें ना ही करना पड़े, इसकी हम कामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी है, क्या अनुरोध उसमें किया गया है, क्या उसमें कहा गया है और तीसरी लहर से हमें कितने सावधान रहने की जरूरत है? विजय जी। इस लहर के पहले ही केंद्र सरकार ने काफी स्टेप्स लिए हैं, प्रदेश सरकारों को आगाह भी किया है और जो प्रदेश सरकारों ने पहले ही गलतियां की हैं कहीं पर भी, उन सबको भी अब की बार न दोहराने के लिए भी उनको कहा गया है। और इस बार कभी अगर ड्रग की कभी शॉर्टेज हुई या कभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, वो अब नहीं हो सकेगी। इन सारे पुख्ता इंतजामों को किया गया है। अब सवाल ये है कि तब सहयोग किया हो न किया हो विपक्ष ने, लेकिन अब तो करें कम से कम। इतने दिनों में कुछ तो सीख गए होंगे, ये जरूर उनसे विनय करेंगे कि सहयोग कीजिएगा, भ्रांतियां न फैलाइएगा। पहले की भ्रांतियों ने काफी नुकसान किया था, काफी जानें उस कारण गई थी। कई लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाए थे। एक उदाहरण के तौर पर हम कहें, जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि कुछ भी कर लो 3 साल तक वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे ये लोग, और ये तो ऐसे ही हाँक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कभी। 150 करोड़ वैक्सीन लगा। ठीक है महिमा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई, क्या पहली बात तो ये, क्या विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई और क्या उन भ्रांतियों की वजह से ही देश में कोरोना की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ? भाजपा की जो नीति है, जो संस्कृति है, वो ही झूठ की नीति और संस्कृति है। कोरोना को काबू करने की कोई नीति तो इनके पास थी नहीं, कोई पॉलिसीज बनानी इनको आती नहीं है। और ऐसे में मुझे बशीर बद्र जी का एक शेर याद आता है, उसे जरूर कहकर अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये लोग तो 3 साल से पहले ये कर नहीं पाएंगे, जरा रिकॉर्ड पर हमें दिखा दें, आपको दे दें या मैं अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ, मुझे भेज दें कि कहाँ उन्होंने ऐसा कहा। राहुल गांधी जी तो 2020 की जनवरी में जब भारत के अंदर पहला केस आया भी नहीं था और जब नमस्ते ट्रंप होने जा रहा था, तब से चेता रहे थे प्रशासन को, सरकार को कि कोरोना आ चुका है, अमेरिका के अंदर महामारी आ चुकी है, पूरे विश्व के अंदर, और हमारे देश को उससे बचाने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम किया गया था। वो लगातार ये कहते रहे
के वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन को सब तक पहुंचाया जाए। बावजूद उसके जो सत्ता पक्ष है उसने अपने आनन फानन में जिस तरह के फैसले, ठीक है। जो गैर नीति के फैसले थे, जिसमें कोई नीति दिखाई नहीं देती थी, वो फैसले लिए, जिसके बाद दूसरी वेव से पहले हमने ये भी देखा कि 4700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया गया था, जबकि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी उस समय देखने को मिल रही थी। हमारे देश के लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स में। लेकिन उसके बाद भी आज जब भाजपा के प्रवक्ता इस तरह की हास्यास्पद बात करते हैं तो बहुत दुख लगता है, ठेस पहुंचती है महिमा मन जी, को। और ऑक्सीजन गंगा की के वजह से किनारे की वो जो तस्वीरें लोगों याद की आती हैं। मौतें हुई, जब लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कितने आपके राज्य में मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की वजह से, किसी भी राज्य सरकार ने उसका ब्यौरा नहीं दिया, डेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या केंद्र ने दे दिया? नेहा जी, क्या केंद्र ने दे दिया? क्या केंद्र ने ब्यौरा दे दिया? क्या केंद्र ने किसानों के मरने का ब्यौरा दे दिया? क्या केंद्र ने कोई भी डेटा उनसे जो मांगा गया, कोई जो आरटीआई लगाई गई, क्या केंद्र ने पीएम केयर्स फंड के ऊपर कोई उत्तर दे दिया? ठीक है, इस बात विजय का खैरा जी जवाब पहले दीजिए, भाजपा के प्रवक्ता दे, उसके बाद राज्य जल्दी से सरकारों जवाब से दीजिए, उसके और बाद विपक्ष डॉक्टर से का रुख मांगे। करेंगे। खाली ये बोल रहा हूँ जो आपने खुद ही कह दिया है नेहा जी कि ये डाटा स्टेट गवर्नमेंट का काम है। एक बात, दूसरे कह रहे नीतियां नहीं थी, नीतियां नहीं थी तो पूरा विश्व ऐसे हैरतअंगेज पड़ गया कि हिंदुस्तान में इतनी जल्दी इतनी काबू कैसे कर लिया। WHO ऐसे ही प्रशंसा कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही कह रहा था कि हमको ये मॉडल चाहिए जो उत्तर प्रदेश का है, हमने ऐसे ही 150 करोड़ वैक्सीन लगा दी। हमारी तो कल्पना से कांग्रेस के परे था। ये तो सोच रहे होंगे 2-4-10 करोड़ भी लग जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि लोग कभी काम किया नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगी ये बात आसानी से। ठीक है, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कैसी नीतियां रही सरकार की? डॉक्टर अंशुमान कुमार। नेहा, आपने पैनल अच्छा तैयार किया है, इसमें पक्ष भी हैं, विपक्ष भी हैं। पक्ष प्रतिपक्ष से कोरोना को कोई लेना देना नहीं है। कोरोना एक भाषा समझता है, मैं एक हूँ, और ह्यूमन इंसान दूसरा पक्ष है। तो यही लड़ाई चल रही है, कोरोना वर्सेस ह्यूमन काइंड की। अब इस लड़ाई को जितनी जल्दी इंसानियत समझ ले उतनी जल्दी अच्छा ही होगी, नहीं समझे तो नहीं होगी। अब बात आती है नीति की। नीतियां में कमी, और ये सारी चर्चाएं हुई हैं, आपके मीडिया डिबेट में भी हम लोग बैठे हैं, और संयोग से मुझे लगता है विजय जी डॉक्टर ही हैं। एक डिबेट हम लोग साथ में थे तो उस दिन उन्होंने कहा था ये मेडिकल डॉक्टर ही हैं जी। तो संयोग से अभी पैनल में शायद 3 हम लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, महिमा जी कांग्रेस की तरफ से हैं। देखिए, नीतियों में गड़बड़ी तो रही है, ऐसा आप अपफ्रंट ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते सारी नीतियां अच्छी रही। लेकिन जरूर ये बात है, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ऑक्सीजन की कमी का अगर ब्यौरा मांगा जाता है तो हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट, तो आप ब्यौरा दीजिए। उसका ये नहीं मतलब है केंद्र ने दिया कि नहीं दिया, आपका काम है, ब्यौरा तो दीजिए ताकि एक्सपर्ट उस पे सुधार की नीति बताए कि भाई आप आगे क्या कीजिए। अब बताओ नेहा के सेकेंड वेव में ऐसा एक भी घर नहीं था जिसके पास ऑक्सीजन के लिए कॉल नहीं आई, लेकिन क्या थर्ड वेव में हम तैयार हैं उसके लिए? अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े तो हमारा क्या हेल्थ केयर लक्षण नहीं होगा? पहले कथन, पसंदीदा कथन क्या फैला दिया गया है, ओमिक्रॉन लाइट है। अरे भाई, रिसर्चर का काम है, डेल्टा से लाइटर है, लाइट है, ये हम लोग को करने दो। आपका काम क्या है, तैयारी करके रखो। अगर नंबर्स बढ़े तो आप हेल्थ केयर की हालत जो है आज की तरह फिर से आप सेकेंड वेव देखोगे। और सीधा सा मानो, इतिहास एक कुछ पन्नों की किताब बन के रह जाएगी अगर इतिहास से बिहेवियरल चेंज इंसान ने नहीं किया। कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, नो, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। ओनली मैन कैन रिपीट द हिस्ट्री, और यही हम फिर करने वाले हैं। अभी भी हमारे पास मौका है, हम सुधर जाएं और पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष का लफड़ा छोड़ के कोरोना वर्सेस इंसान की लड़ाई समझें। ठीक है डॉक्टर स्वाति, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई हमारे पास अभी वक्त है क्या, या फिर वक्त था हम उसका जिक्र करें? अब वक्त है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पर 15 जनवरी तक कोरोना पीक पर होगा। तो क्या अभी हमारे पास वक्त है तैयारियों का?
देखिए डेफिनेटली मेरा यह मानना है कि जिस तरह से दूसरी लहर में तबाही आई थी उसके बाद कई सारी राज्य सरकारें जागी हैं और उन लोगों ने बहुत सारी तैयारियां भी करनी तब से शुरू कर दी थी, क्योंकि लगातार इसकी बात हो रही थी कि दूसरी लहर पे नहीं रुकेगा, हम तीसरी लहर की तरफ भी जाएंगे और बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन सभी चीजों को लेते हुए कई राज्य सरकारों ने आपने देखा है कि काफी तैयारियां की हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि वो तैयारियां कागजों पर कितनी है और धरातल पर कितनी है, ये जरूर राज्य सरकारों को इस वक्त देख लेना चाहिए कि कितनी तैयारियां हमारी है। क्योंकि जिस तरह से अभी डॉक्टर अंशुमान ने भी सही बात बोली है, देखिए आपदा के वक्त में अगर आप उसकी राजनीतिकरण करेंगे तो किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिसके ऊपर आप राजनीतिकरण कर सकते हैं, लेकिन आपदा के वक्त पे सबको एक साथ आना बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा लोग एक साथ आएंगे, सभी पार्टियां एक साथ आएंगी, उतना ज्यादा सरकार के लिए आसान होगा अहम फैसले लेना। देखिए कितना मुश्किल हुआ वैक्सीनेशन को रोल आउट करना, क्योंकि इतनी सारी भ्रांतियां वैक्सीनेशन के बारे में फैलाई गई, लेकिन वहीं अगर एकजुट होकर सब लोग खड़े होते तो शायद आज हम बच्चों को भी वैक्सीनेट कर चुके होते, लेकिन अभी हम बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन वही सरकार के लिए भी मैं ये बोलूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ उनको जल्दी देखना चाहिए। जैसे रैलीज हमने बहुत लेट रोकी, हमें और पहले रैलीज के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत थी। वहीं अगर आप देखें तो बूस्टर डोज बच्चों का वैक्सीनेशन हमें थोड़ा और पहले शुरू करने की जरूरत थी। अब हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो रहे हैं और 3 हफ्ते का वक्त लगेगा उनके ऊपर एंटीबॉडीज बनने में जब हम बूस्टर डोज देंगे। तो कुछ जरूर ऐसे हमारे स्टेप्स हैं जो हम बहुत अच्छे उठाते हैं लेकिन थोड़ा लेट उठाते हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा और बहुत अच्छे पॉइंट आपने रेज किए हैं डॉक्टर स्वाति, उनका भी हम जिक्र कर। शासन से या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। शायद डॉक्टर साहब को इस बात का आभास हो जाए कि ये सारा का सारा निर्णय मेडिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स लेते हैं कि कब बच्चों के लिए शुरू करें। जब वहां से क्लियरेंस मिलती है तब सरकार उसमें एक्टिव होती है। पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा। तो सर फिर तो क्रेडिट भी आपको नहीं जाना चाहिए ना मैडम। अगर ये कहते 6 महीने पहले लगाओ तो 6 महीने पहले लगने लगते। ठीक है सर, ठीक है मेडिकल का किया गया था, डॉक्टर्स ने उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। पहले वर्ल्ड में भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था बच्चों को, बाद में मिला। उसके बाद फिर और रिसर्च हुई, फिर मिला, फिर हमको ग्रीन सिग्नल मिला। उसमें नहीं, जहां तक और रैली का और चुनाव का जहां तक सवाल है, ये विषय अभी इस समय चुनाव आयोग से संबंधित है। उन्होंने भी हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले बात करी, उनसे क्लियरेंस ली, डॉक्टरों से पूछा, सारा हेल्थ मिनिस्टर डीसी मीटिंग करी। चाहे सर चुनाव आयोग से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस ने भी तो पहले बंद कर दी थी रैलियां करना। महिमा जी क्यों कांग्रेस ने पहले बंद कर दी? क्यों आप लोगों को पहले आभास हो गया जी कोरोना तो फैल रहा है इसलिए हमें वर्चुअल अब रैली की तरफ रुख करना चाहिए? ये बात तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को समझनी चाहिए कि यही बंगाल के चुनाव के वक्त भी हुआ था कि कांग्रेस ने पहल की थी कि हम वर्चुअल रैलीज करेंगे और हम कोरोना के संक्रमण में कोई योगदान नहीं देंगे, और यही आज भी हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया, देखिए ये जब भी बात आती है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। इसे आप राजनीति कहना चाहें या सियासत कहना चाहें या जो भी कहना चाहें, पर हमें ये तो हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त भी देखा था ना महिमा जी, वहाँ पर भी कोरोना उस वक्त फैल रहा था लेकिन रैलियों पे रैलियां हो रही थी, लोग जुटाए जा रहे थे। पहल नेहा जी, उस समय भी कांग्रेस ने पहल की रैलियों को बंद करने की और ये कहने की कि हम वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे पब्लिक रैलीज की बजाय। और इस बार भी चुनाव आयोग का फैसला तो बाद में आया और उसके कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम लोग वर्चुअल रैलीज करेंगे क्योंकि हम कोरोना के संक्रमण में योगदान नहीं देना चाहते। मैंने नमस्ते ट्रंप से पहले के आगाह करने वाली जो बात बताई या वैक्सीनेशन के, ये भ्रांतियां सत्ता पक्ष फैला रहा है, भाजपा फैला रही है कि विपक्ष हमें जो है वो दांव पर लगा रहा है या हम पे आरोप लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य है सवाल करना और वो विपक्ष करता रहेगा। उसे आप सियासत कहें या राजनीति कहें या कोई कहे कि वैक्सीनेशन को लेकर के विपक्ष भ्रांतियां फैलाता है। कांग्रेस के हवाले से कब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रांति फैलाई गई, ये कोई भी रिकॉर्ड पर दिखा दे हमें। कदापि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने बार बार सीएम को, जहां जहां भाजपा की सरकार है केंद्र में, सोनिया गांधी जी ने चिट्ठियां लिखी और ये कहा कि कृपा करके इसको लेकर जो सुनिश्चित होने चाहिए कदम उन्हें सुनिश्चित कीजिए, नीतियां बनाइए। ऑक्सीजन को लेकर के लिखा लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन का आपको वो बयान भी याद होगा जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे
और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ी थी। डॉक्टर स्वाति, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर खेरा कर रहे थे, कह रहे हैं ये तो सरकार का काम नहीं है कि बूस्टर डोज कब से लगेगी, ये तो मेडिकल स्टाफ बताएगा, डॉक्टर्स बताएंगे कि कब बनी, कब इसका फाइनल हुआ और कब से लगना शुरू होगी। सरकार की नीतियों में थोड़ी ना आता है। डॉक्टर खेरा ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अगर आप देखें तो जून जुलाई के महीने में ही कोवैक्सिन को अप्रूवल DCGI के द्वारा मिल गया था कि हम इसको बच्चों के लिए रोल आउट कर सकते हैं, और उसके बाद ज़ाइकोव डी को भी मिला। अगर कुछ ऐसी परेशानियां थी कि रोल आउट करने में क्या तकलीफें हैं या स्टडी डेटा कंप्लीट नहीं मिला है, तो उस पर और पारदर्शिता की भी जरूरत है, ताकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको भी पता चले कि क्यों अभी तक हम लोग जिस दवाइयों को, जिन वैक्सीन को हम अप्रूव कर चुके हैं, वो अभी तक रोल आउट नहीं हुई है। साथ ही में लेकिन मैं इस चीज में एक बहुत बड़ा हाथ विपक्ष का भी मानती हूँ, क्योंकि लगातार शुरू से जब से वैक्सीन के बारे में बात हुई है, कभी भी मैंने विपक्ष को उसके समर्थन में खुलकर आते हुए नहीं देखा है। हमेशा विपक्ष ने सवाल ही उठाए हैं वैक्सीन के ऊपर। कभी भी जो है विपक्ष ने वैक्सीन को उस तरह से नहीं लिया। हमेशा यही बोलते रहे कि बाहर की वैक्सीन लेकर के आइए, भारत के साइंटिस्ट के ऊपर तक सवाल उठाए गए। कोवैक्सिन को जब अप्रूवल दिया गया तो उसके ऊपर तमाम तरह के ट्वीट्स और भ्रांतियां फैलाई गई। तो लगातार हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, देखिए भारत में 150 करोड़ के डोजेस देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसे और बेहतर कर सकते हैं। हम उसके अनेक पहलू हैं, क्योंकि अब भारत एक बहुत सशक्त देश है, तो हम कई सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर समय से निर्णय लेकर और बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं। ये लगातार मेरी एक सोच है जो रहेगी, क्योंकि कई बार हम डिसीजन समय से करेंगे। लेकिन महिमा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सबसे पहले आप ही बता दीजिए, क्या डॉक्टर्स की मेहनत पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? विपक्ष का अगर डॉक्टर स्वाति जिक्र कर रही हैं, तो क्यों आके डॉक्टर की मेहनत पर सवाल उठाए गए? नेहा जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा से आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो रिकॉर्ड पर कहीं ये दिखा सकती, पहली बात तो वो बताएं कि वो विपक्ष में किस की बात कर रही है, और यदि वो कांग्रेस की बात कर रही है तो वो हमें ये बताएं, बीच में कोई हस्तक्षेप न करे, कृपा करके चर्चा को सुचारू रूप से चलने दें। आपके माध्यम से नेहा जी मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कोई रिकॉर्ड पर ये दिखा सकता है क्या कि कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति कहीं फैलाने की कोशिश की हो, या हमारे वैज्ञानिकों या हमारे डॉक्टर्स पर कहीं पर भी कोई भ्रम हम लोगों ने पैदा या फैलाया हो? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। हमने रादर हर समय केंद्र को चिट्ठी लिख करके हमारे अध्यक्षों ने, हमारे नेताओं ने बार बार ये कहा कि इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए, इसकी रफ्तार अभी ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फटकार लगाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद केंद्र ने वैक्सीनेशन को फ्री फॉर ऑल किया था, जो पहले चुनाव में जीतने के लिए बार बार ये लोग जुमला देते रहे थे कि फ्री फॉर ऑल वैक्सीनेशन करेंगे, बिहार में किया था, लेकिन उसके बाद नहीं दिया। विपक्ष के दबाव के कारण मई के महीने में केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। वो विवश हो गए इसे मानने के लिए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कस के लिया और उनको ये कहा कि आप इस तरह से नीति के बगैर काम नहीं कर सकते, और पीएम केयर्स फंड पर भी जवाब मांगा। ये देश आज भूल चुका है, शायद ये हम सबको याद करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर खेरा, जल्दी से बात रखिए, फिर डॉक्टर अंशुमान का रुख करेंगे। जल्दी से बात रखिए। ये कह रहे हैं रिकॉर्ड तो कोई बता सकता है, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं एक के बाद एक इतने रिकॉर्ड बता देता हूँ। अगर आप कहें, आपको खुद ही पता है, आपने टीवी को खोल के दिखा दीजिए इनको कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। शक इनके कांग्रेस पार्टी के जीन्स में आ गया है, चाहे बालाकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर बात पे इनको शक ही शक रहता है। वैक्सीन पे इन्होंने शक जताया था, उस पर इतने डॉक्टर हुए थे हिंदुस्तान के, जब इन्होंने कहा था कि वैक्सीन जो पूरी मार्क नहीं है, तब दो बार राहुल गांधी जी ने कहा। मैं डॉक्टर हूँ, हर डॉक्टर को इस बात का दुख हुआ था कि जैसे हम लोगों की बेइज्जती कर दी गई हो। आर्मी की बेइज्जती इनको करना, डॉक्टर्स की बेइज्जती इनको करना, साइंटिस्ट की बेइज्जती इनको करना, वो तो इनके एकदम जीन्स में आ गया। कांग्रेस को एक बार सपोर्ट नहीं करते। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, क्योंकि हमने देखा कि हम बात कांग्रेस पार्टी की खास तौर पे नहीं कर रहे, विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि जी ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। सर, क्या लगता है कि वैक्सीन जब देश में डॉक्टर्स ने बनाई है, इतना रिसर्च करके इसे बनाया गया, उसके बाद उसका मखौल उड़ाना या सिर्फ एक पार्टी की वैक्सीन करार दे देना, वो सही था? बिल्कुल नहीं। इसको जैसे पहले मैं क्लियर करते चलता हूँ, जो पहले डिस्कशन का पॉइंट बीच में रुका हुआ है कि डॉक्टर ने जो कहा सरकार ने वो किया। यहाँ पे समझने की जरूरत है दर्शकों को कि सरकार क्या होती है। सरकार को चुनिंदा कुछ एमपी और कुछ विधायक नहीं होते हैं। सरकार में पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें हमारा मेडिकल सिस्टम में बैठे डॉक्टर जो होते हैं सरकार के तंत्र में होते हैं। तंत्र काम करता है, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी।
अगर डॉक्टर आपके काम कर रहे हैं जिनकी रिपोर्ट पे आपको लग रहा है कि हेल्थ सिस्टम ऑफ द कंट्री जियोपार्डाइज हो रहा है, चेंज द सिस्टम, तंत्र को बदलिए। एक बात, वो सरकार का हिस्सा है, सरकार से अलग नहीं है। चलिए अब मैं आ जाता हूं जो आपने बात कही, जो सवालिया निशान उठाते हैं चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, साइंटिफिक एविडेंस से सवालिया निशान उठाना गैर संवैधानिक है। नेहा, आर्टिकल 51A सेक्शन H हमारा कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, और जो साइंटिफिक टेम्पर नहीं रखता उसको इंडिया का सिटीजन कहलाने का हक नहीं बनता है संविधान के हिसाब से, तो वो तो रखना पड़ेगा आपको। अगर विज्ञान ने कोई विकास करके कोई आविष्कार करके निकाला है उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको किसी पार्टी का वैक्सीन करके आप शर्मिंदा करें डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को। अब जो बात है तथ्य ग्राउंड रियलिटी की बात करो, जिसको हमने इंडियन वैक्सीन कहा, कोवैक्सीन को, देखो नेहा अफसोस लगता है डेवलप हुए इतना समय, आज प्रोडक्शन रेट कितना है मालूम है आपको? 7 करोड़, बहुत कम प्रोडक्शन रेट है। आप इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते थे, क्योंकि हम लोग बार बार डिमांड कर रहे थे बूस्टर डोज में मिक्स मैच ट्रायल बेटर है, जो कोबूस्ट ने भी बाद में कंफर्म कर दिया, यूके ट्रायल ने पहले किया था, अभी कोबूस्ट ने भी कंफर्म कर दिया। तो हम लोग हो सकता है कोवैक्सीन लगवाते हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया है, सिर्फ इसलिए हम लोगों को कोविशील्ड लगवाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट मतलब हेट्रोजिनस डोज की कमी है। या तो इम्पोर्टेड हमें अलाउ कर दें, या ये करें, या अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो सर वो क्यों है? वो क्यों है? अगर कमी है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो वो क्यों है? वहाँ खामी किसकी है? नीति यही बनानी है, नीति यही बनानी है। जो डिस्कशन हम लोग करते हैं बेबुनियादी मुद्दों को मुद्दा बनाते हैं, वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं नेहा। ग्राउंड रियलिटी बात करनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई चेन क्यों हैम्पर होती है, कहाँ कमी रह जाती है, बात वहाँ पे स्पेसिफिक टू द पॉइंट होनी चाहिए। राजनीति करके भागने से नहीं होगा नेहा, ग्राउंड रियलिटी पे जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, किसकी होती है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है डॉक्टर खैर, आप सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर अंशुमान कर रहे थे कि कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को ना चाहते हुए भी कई लोगों को लगवानी पड़ी। वो चाह रहे थे कोवैक्सीन लगवाना, लेकिन कोवैक्सीन इतनी ज्यादा नहीं बन पा रही थी या नहीं लोगों तक पहुंच पा रही थी, मजबूरन लोगों को कोविशील्ड लगवानी पड़ी। सर क्यों? ये एक विकल्प लोगों के पास क्यों नहीं मौजूद था? और पहली और दूसरी बात ये, अगर बूस्टर डोज की भी हम बात कर रहे हैं, अभी डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि ये तंत्र का ही एक हिस्सा है, आप इसे ये नहीं कह सकते, इससे एक दोषारोपण नहीं कर सकते या डॉक्टर्स पर नहीं मर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये तो डॉक्टर्स के पास है जी, ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है, कब से बूस्टर डोज लगेगा। सर सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको भी स्पष्ट कर दीजिए। आप तीनों बातें बता देता हूँ। डॉक्टर साहब भी मेडिकल करके निकले होंगे और इनको अच्छी तरह से मालूम होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नहीं मालूम है तो मुझे दुख होगा इस बात। सर वो तो आपको भी पता होगा। मैडम सुन लीजिए ना, 60 साल के अंदर इनको मालूम है कि एक बेड के ऊपर कितनी नर्सेज होनी चाहिए, हुई क्या कभी? नहीं हुई ना। 6-8 बेड पे होना चाहिए, हमारे यहाँ 40 बेड पे होती। समझ गया? दूसरी बात, कितने लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए? 1000 पे। तब मैं पिछले 60 साल की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, अभी आप पिछले 8 साल की नहीं कर रहा हूँ। आज धीरे धीरे हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया। मेडिकल कॉलेज की संख्या इतनी कम थी, पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेन नहीं था। ये तो ये कहिए कि रात दिन मेहनत करने के बाद 24 घंटे जूते नहीं उतरे हैं डॉक्टरों के, किट नहीं उतरी है। चलिए दोषारोपण तो आपने कर दिया, अब ये बता दीजिए वैक्सीन की उपलब्धि किसकी सर पे सजेगी? सर सुनिए, अब ये दूसरी बात ये कह रहा है वैक्सीन हमने रिसर्च भी करी, हमने बनाई भी, हमने वैक्सीन किसने बनाई? जबकि हिंदुस्तान ने, जो पिछले 70 साल में कभी वैक्सीन नहीं बनी, 25 साल से पहले। 70 साल में कोरोना कहाँ था? इनको याद होना चाहिए। अरे गर्दन हिलाने से नहीं होता, यहाँ बताने से होता है। डॉक्टर्स बैठे सब बताएंगे। पोलियो वैक्सीन 25 साल के बाद बनी थी, BCG बनी थी 40 साल के बाद। हमने उसी वक्त जैसे बीमारी फैली हुई पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान ने बनाई, दुनिया देख के रह गई इसको। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बनाने के बाद खुद प्रधानमंत्री। पोलियो की वैक्सीन कब बनी थी सर, ये भी तो बताइए ना। किसकी सरकार में बनी थी सर, ये भी तो बताइए ना। आज इंसेफेलाइटिस अगर खत्म हुआ या ना के बराबर हुआ तो जाहिर तौर पे उसकी उपलब्धि जाती है सर, नहीं जाती है क्या? मैडम 27 साल के बाद नेहा जी, 27 साल के बाद जब पोलियो हो गया, पूरे विश्व में बन गई, हिंदुस्तान ने 27वें साल में बनाई थी वो वैक्सीन। और हमने ये वैक्सीन पहली बीमारी में, पहले साल में बीमारी फैलते ही बनी है। ये तो डाटा बोलेंगे ना, यहाँ बहस से थोड़ी ना हो जाएगा। अब रखो फिर से बहस और उसको पढ़ो। ठीक है महिमा जी जवाब दीजिए। 27 सालों में वैक्सीन बनती थी, अब बीजेपी की सरकार भले ही अपनी
नाकामी ना बताते हो कि बूस्टर डोज इतनी लेट क्यों शुरू हुआ, लेकिन उपलब्धि जरूर बता रहे हैं। आपकी भी नाकामी बता रहे कि 27 साल में पोलियो ड्रॉप्स बनके तैयार हुई थी, जबकि पहले बन जाना चाहिए था। नेहा जी, प्रबुद्ध सौरभ ने कहा है, तीरगी की अपनी जिद है, जुगनुओं की अपनी जिद, ठोकरों की अपनी जिद है, हौसलों की अपनी जिद। ये भाजपा के प्रवक्ता के हाल ही में जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया, उससे क्या पता चला कि सवालिया निशान दरअसल भाजपा उठाती है हर उस व्यक्ति पर जो सत्य को इस देश के नागरिकों के सामने लाने का प्रयास करता है, जो हमने गुजरे चंद मिनटों के अंदर देखा। और उसी प्रकार से नेहा जी, ये वही लोग हैं जो 70 साल चिल्लाते हैं। देखिए, नेहरू जी का एक बार कॉलर पकड़ लिया था एक महिला ने पार्लियामेंट के अंदर आकर के, और उसने कहा था कि आजादी दिला के क्या दिया तुमने हमें, और नेहरू जी ने कहा था हमने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम संसद के अंदर आकर के एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते हो। 70 साल जब ये बोलते हैं तो आज ये बोलने का अधिकार इनको मिला है। आज 70 साल की मेहनत के बाद यदि इनको सत्ता में आकर, लेकिन महिमा जी इस बात को तो आप मानेंगी ना कि हेल्थ ठीक ऐसे नहीं, हेल्थ सिस्टम को जितनी मजबूती मिलनी चाहिए थी उतनी मजबूती नहीं मिली जनसंख्या के हिसाब से, अगर हम 70 सालों के अंदर देखें तो। क्या आपको लगता है? नेहा जी, देश को पहला एम्स कांग्रेस ने दिया, उसके बाद जो बाद के 6 एम्स का प्रोजेक्ट आया, इतनी जनसंख्या कोई इलाज मिल जाएगा, कैसी बात कर रही हैं महिमा जी? देखिए, आज एक बिल्डिंग, नेहा जी, आज एक बिल्डिंग चंद महीनों में बनके तैयार होती है। आज से कुछ दशक पहले एक बिल्डिंग को बनने में कई 4-4, 5-5 वर्ष लग जाया करते थे। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बढ़ी है। बहुत समय पहले आपको पता है कि किस तरह से हर्षद मेहता का केस उस समय हुआ था। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी बैंक्स के पास, आज टेक्नोलॉजी है। यदि आप चंद दशकों पहले जाके बोलेंगे कि 27 साल में दशकों की बात नहीं कर रही हूँ, इस देश के अंदर पहली बार वैक्सीन नहीं बनी है। मैम, पिछले अगर आप 7-8 साल को, इस 7-8 साल को छोड़ दो तो 7-8 साल पहले आपकी ही सरकार थी, तब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता था बिल्डिंग बनने में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता था मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने में, कॉलेजेस बनने में। मैं तो तब की बात कर रही हूँ ना, क्या हमने तब हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने की कोशिश की? हालांकि ये तो किसी को नहीं पता था कोरोना एकदम से आ जाएगा और इस तरह से पूरी हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा, लेकिन फिर भी जब हम हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की बात करते हैं तो हम उन 70 सालों का भी तो जिक्र करेंगे ना मैम, नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल करेंगे। और ये मैंने जैसा कहा, लोकतंत्र है, विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना। 70 साल भाजपा ने बहुत सवाल उठाए हैं, उसी का नतीजा है आज वो सत्ता में है। और आप 2014 से पहले की बात कर रही हैं, तो जरूर किसी दिन उस पर जब आप चर्चा करेंगी तो मैं वो सारी योजनाएं आपके कार्यक्रम पर लेकर आऊंगी जो कांग्रेस ने उस समय लाई और उनको इम्प्लीमेंट करवाने का सुनिश्चित भी किया। लेकिन आज यदि हम बात कर रहे हैं कोरोना की, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने सुनिश्चित किया अपने नागरिकों तक उसके रिलीफ को, उसके सॉल्यूशंस को, उसके ट्रीटमेंट को पहुंचाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली लहर के बाद, पहली लहर को पूरी तरह से पीक पर पहुंचने में लगभग 220 दिन के आसपास लगे थे और वो काफी समय था सरकार के लिए सीख लेने का। लेकिन दूसरी लहर जब आई, उस समय पे भी जो हाहाकार मचा, जो गंगा में लाशें बही, वो पूरे देश ने देखी थी। नेहा जी, आरोप प्रत्यारोप का जो आरोप है वो यदि विपक्ष पे लगता है तो वो तो सबसे पहले सत्ता पक्ष पे लगना चाहिए, क्योंकि आज वो जवाबदेही की जगह पे हैं, आज वो सवाल उठाने की जगह पे नहीं है। चलिए उनसे भी हम सवाल पूछेंगे और दो खास मेहमान और हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। गुमराह नहीं होना चाहिए। पोलियो वैक्सीन जो इंट्रामस्कुलर था साथ ने डेवलप किया, बाद में सेविन ने उसको ओरल पोलियो वैक्सीन लाया, उसका प्रोटोकॉल इंडिया आया था, उसको डेवलप करने में टाइम लगा क्योंकि पोलियो कैसे हो रहा था पता नहीं था, तो उसमें कुछ नहीं। मेडिकल हिस्ट्री में जो सबसे कम ड्यूरेशन में वैक्सीन डेवलप हुआ तो मम्स का वैक्सीन हुआ, तो उसमें 4 साल लगे थे। कोरोना वैक्सीन जो डेवलप हुआ उसके पीछे की वजह ये रही, ये पैंडेमिक जो हुआ उसके पीछे जीनोमिक सीक्वेंस ऑलरेडी किया हुआ था और वो वैक्सीन का हमें जीनोमिक कोडोन मिला, हमने वैक्सीन डेवलप। इसमें कोई कंट्री ये नहीं कह सकता है ये क्रेडिट मुझे दे दो, ये क्रेडिट, इसीलिए किसी कंट्री को क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको। जब अब बात आती है इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर, देखो नेहा, इंडिपेंडेंट इंडिया में हेल्थ कभी भी प्रायोरिटी रही ही नहीं जो भी सरकार में आए हैं। ये कोरोना आने के बाद लोगों को समझ में आया कि हेल्थ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या लगता है आपको, डॉक्टर कोई पूछता है डॉक्टर को, जब बीमार होंगे तो चले जाएंगे। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का मुद्दा आज तक कंट्री में नहीं रहा। जीडीपी का कितना % आप हेल्थ पे देते हो, बढ़ के कितना हुआ देख लो। इसलिए अब सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस ने काम न किया विजय जी के हिसाब से तो कांग्रेस को पब्लिक ने उठा के फेंक दिया है।
पब्लिक के हित में, आप हेल्थ के हित में काम नहीं करेंगे तो आपको भी ऐसे उठा के फेंक दिया जाएगा। सीधी सी बात है, पब्लिक जाग गई है, हेल्थ अब मुद्दा बनेगा कंट्री का, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्या क्योंकि हम नीतियों के अभी लगातार जिक्र करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या अब हालात ऐसे दौर में पहुंच गए हैं या हम ऐसे दौर में अब पहुंच गए हैं कि तकरीबन 2 लाख के आसपास केसेस अब रोजाना सामने आ रहे हैं? आज भी 1.25 लाख केसेस सामने आए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए? वो स्थिति एक बार फिर से देखने की नौबत आ गई है क्या? देखिए, कुछ समय के लिए शायद लग सकता है अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि इस बार तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो हम 8 लाख 10 लाख केस एक दिन की बात कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में सारा सिस्टम चरमराता ही है। आपको दवाइयों की शॉर्टेज होगी, टेस्टिंग की शॉर्टेज होगी, हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इतनी तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं खुद। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए लगाना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो तैयारियां हैं वो भी पहली वेव से लेकर आज तक की वेव में बहुत बेहतर हुई है। हमने पहली वेव में 500 पेशेंट लॉकडाउन लगाया था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम बेटर है, हमारी टेस्टिंग हमारे पास है, नई दवाइयां हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम लॉकडाउन बिना लगाए भी जो हम लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उनको लगाते हुए भी इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं अगर हम अपनी नीतियां अच्छी बनाएं और साथ में सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को अगर हम कंट्रोल करें, क्योंकि सबसे जरूरी यही था कि हम सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को कंट्रोल करें। जब तक हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, आप चाहे किसी भी और हमारे पास दवाइयां हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, हम उसको बेहतर लड़ ही नहीं सकते। तो वहां हमें कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है। और देखिए, अभी पीछे जो डिस्कशन हो रहा था उस पर भी एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। डॉक्टर विजय तब बोल रहे थे कि डॉक्टर्स को डिसाइड करना चाहिए था कि बच्चों को कब बूस्टर लगाना है। जब वैक्सीन की बात आई तो उन्होंने बोला कि हमने वैक्सीन बना ली। तो दोनों ही चीजों में बड़ा विरोधाभास है और शायद सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा, महिमा जी को भी मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस की सरकार बहुत राज्यों में है। अगर आज आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जरूर अपने राज्यों का हमें एग्जाम्पल दीजिए कि आपने राज्यों में अब क्या करा है। जरूरी नहीं है कि आप केंद्र सरकार में हो तभी आप स्वास्थ्य के लिए कुछ करेंगे। राज्य सरकारों में वही टेक्नोलॉजी है, वही समय है आज जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो आज की तारीख में दिखाइए कि क्या आपने राज्य सरकारों में आपने अपने राज्यों में करा है जो आपके शासित राज्य हैं। तो कह देना बहुत आसान होता है कि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये नहीं थी। आई थिंक माइंडसेट ही नहीं था और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं थी, जो अब आनी बहुत जरूरी है कि हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत होगी। अगर अभी भी आप गाँव तक जाएं और बाकी हिस्सों में अगर आप जाएं तो हमने सेकेंड वेव में भी देखा था किस तरह से पेड़ों के नीचे लोग बैठे हैं, ड्रिप्स लगा करके, दूर दूर तक आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। एक आपको कस्बे से शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचने में इतनी चुनौतियां सामने आती है। तो जरूर डेफिनेटली वो एक एरिया है जहां जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उनको काफी तेजी से काम करना चाहिए, ताकि केवल कोरोना नहीं है, देखिए वहां के लोग मैटरनिटी मोर्टेलिटी से, बच्चों की मृत्यु होती है, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं जो कि शायद वो ना जूझे अगर उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल, इस पे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि महिमा जी, राज्यों की भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, सरकारों की भी। लेकिन ऐसे में अगर हम राजस्थान का ही जिक्र कर ले, ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस वहां पर निकल के सामने आ रही हैं। क्या राज्यों की नीतियां कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हल्की है क्या? क्या उनको और अच्छी करने की जरूरत नहीं है क्या? क्या वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है या पूरा ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया जाए? नेहा जी, बिल्कुल अभी जैसा डॉक्टर साहिबा ने बोला और आपने पहले पूछा था कि कांग्रेस ने उससे पहले क्या कार्य किया। आपको याद होगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कांग्रेस लेकर आई थी। उसके अलावा उस समय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कांग्रेस लेकर आई थी। मैं आपकी बात पर आ रही हूँ। आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल। जननी सुरक्षा स्कीम्स उस समय कांग्रेस लेकर आई थी और ऐसी और पता नहीं कितनी सारी स्कीम्स। और यदि हम उस पर बात करने लगेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने सुनिश्चित भी किया था उस समय के जो चैलेंजेस थे उनको फेस किया जाए। आज यदि बात राज्य सरकारों की हो रही है, देखिए बिल्कुल हम सभी जो इस पैनल पर बैठे हैं या इस देश के अंदर हैं, हम किसी भी पक्ष से होने से पहले इस देश के नागरिक हैं और मैं सच्ची आस्था अपने देश के संविधान के अंदर रखती हूँ। और हमारे देश का जो संविधान है नेहा जी, वो केंद्र को कहीं ज्यादा पावर देता है। वी आर अ क्वासी फेडरल सिस्टम, हम एक क्वासी फेडरल सिस्टम है, लेकिन उसके जिसमें केंद्र अलग है, राज्य अलग है, लेकिन बहुत सारी ओवरलैपिंग पावर्स हैं जहाँ पर केंद्र के हिसाब से ही चला जाता है। टैक्सेस उसमें से एक नहीं है। और 101वां अमेंडमेंट जो हुआ था, संशोधन जो हुआ था, जिसमें जीएसटी को लाया गया था, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी किस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ पिछले 7 वर्षों में की गई है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत सारी जगह पर केंद्र रास्ते काटता है राज्यों के
जहाँ चाहे वो उनको जीएसटी देने की बात है। राज्यों की आमदनी कहाँ से होती ठीक है, है? अभी हम राज्यों की बात नहीं, को कैसे सुनिश्चित अभी हम करेंगी? उसका वो जिक्र नहीं केंद्र- कर रहे हैं, हम तो कोरोना की नीतियों की बात कर रहे हैं। और जिसका जिक्र अभी 100 बातों की एक बात में अंशुमान जी ने कह दिया, डॉक्टर अंशुमान ने कह दिया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ सेक्टर में आप जीडीपी का कितना % देते हैं, आपकी ही बात नहीं सर, मौजूदा सरकार कितना दे रही है, तो वो भी हम समझते हैं यहाँ पर, और जनता भी मुझे लगता है समझती होगी। तो वो आपने कौन सी स्कीम चालू की, उसका कितना फायदा मिला सर? मैम उसके तो आंकड़े ही निकालने पड़ेंगे, तभी बताया जा सकता है कि कितना उसका फायदा लोगों को मिला है। जरूर मैं आंकड़ों के साथ वापस चर्चा पर आना चाहूंगी इस विषय में जो आपने ठीक अभी है, सवाल ठीक है, उठाए ठीक हैं। है, ठीक है। लेकिन एक बिंदु मैं यहाँ पर जोड़ दूं जरूर कि राज्य सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो या वो दूसरे पक्षों की, भाजपा की खुद की जो राज्य सरकारें हैं वो भी केंद्र से बहुत इस मामले में परेशान रही हैं कि केंद्र की तरफ से जो डिस्बर्सल होता है, न सिर्फ दूसरे पक्षों की, दूसरी पार्टियों की सरकारें जहां हैं, बल्कि जहां पर भाजपा की सरकारें भी हैं, क्योंकि केंद्र की जो नीतियां हैं, राज्य सरकारें नीतियां बनाएंगी पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से करेंगी नेहा जी? रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, वो साधन कहाँ से आएंगे? वो साधन जो जीएसटी इकट्ठा होता है केंद्र के पास, जो वो वापस स्टेट्स को देती है, और भी बहुत साधन, बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं राज्य को राजस्व हासिल करने के लिए। ठीक है डॉक्टर खैरा, मैं आती हूँ महिमा जी। डॉक्टर खैरा, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या तीसरे लॉकडाउन की तैयारी में है क्या सरकार, और क्या उसके लिए तैयार है? क्योंकि जो हमने पहले और दूसरे फेज में देखा सर, वो तो बहुत खतरनाक था, वही हालात तीसरे में ना हो, इसके मद्देनजर सरकार की तैयारियां हैं पूरी क्या? उनको क्या ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमने इस देश में देखा है वो अमेरिका ने भी देखा है, वो स्पेन ने भी देखा है, वो इंग्लैंड में भी देखा है। हम तो डेवलपिंग कंट्रीज थे, 60 साल में डेवलप कंट्रीज नहीं थे, पर हमने डेवलप कंट्रीज के साथ मुकाबला करके कई आगे उनसे भी हमने मदद करी है। आगे हमने कोरोना को कंट्रोल करने में कई कंट्रीज से हम बहुत आगे रहे हैं। दुखद जरूर है जो हुआ है, उससे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन क्या हम कभी ये बात भूल सकते हैं कि अमेरिका में आज 5 लाख रोजाना प्रतिदिन आ रहे हैं। आज हमें तो सर यहाँ पे भी आए क्या? नहीं, ये कैसा उदाहरण आप दे रहे हैं सर? ग्लोबल से अलग नहीं है हम। अब जब आप ये सोचेंगे, दूसरी बात है डॉक्टर साहब उस्मान जी, आप ये हाथ नहीं हिलाइए, अभी हमने आपने जो बोला है उसके भी जवाब आना चाहिए ताकि आप सुने उस बात को। कहना आसान नहीं है हर चीज को। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक तो ये बात हमेशा आपको ग्लोबल रूप में सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान ने क्या किया उस समय, हमने तुरंत एक्शन लिया, नहीं ले पाए क्या, वो बात आना चाहिए। उसको आप जब कंपेयर करोगे, आज 5 लाख केसेज अमेरिका में रोजाना आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो आना ही है जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ तो और भी बुरे हालात हैं, लोग रूल्स नहीं मानते। ये तो विवादास्पद आप बयान दे रहे हैं कि अगर अमेरिका में 5 लाख केसेज आ रहे तो हमारे यहाँ तो ज्यादा आएंगे। ये कौन से सर, आपसे इस तरह के बयान की उम्मीद हम नहीं करते हैं सर। नेहा जी, हमको एक तो ये है कि लोगों को सिखाना, उनको समझाना, उनसे काम कराना, एक बात। दूसरी बात, हमें विपक्ष की उन बातों से भी बचना, जैसे अभी आपने कभी नपुंसक कर देगी वैक्सीन, गर्दन हिलाने से क्या होता है, कहा आपने वैक्सीन अप टू दी मार्क नहीं है, खुद राहुल गांधी, इन सब चीजों से बचो। अरे उस समय बधाई देनी चाहिए थी। ये कह रही थी अभी नेशनल हेल्थ मिशन की बात कर रही थी, रूरल मिशन की। अरे मिशन बनाना अलग बात है, उसको क्रियान्वयन करना अलग बात है। बड़े बड़े आपने नारे दिए, बड़ी बड़ी चीजें बनाई, लेकिन नहीं किया। हमने उस पर चल के दिखाया, उस मिशन को सक्सेसफुल किया। मनरेगा में हमने पैसा भेज के दिखाया। कोरोना काल में आपके ही नेता, आपके ही विधायक, आपके ही मंत्री सीएम को चिट्ठी लिख रहे थे और बता रहे थे कि हालात बहुत खराब है, वो भूल गए क्या आप? तो आपसे कह रहे हैं, आपने अभी खुद ही कहा कि एकाएक हमारा कोरोना जिस तरह से आया, द डे फर्स्ट से प्रधानमंत्री उसी दिन से उन्होंने हवाई जहाज को रोकना चालू कर दिया था, यहाँ हिंदुस्तान में आना हवाई जहाजों को। सब याद होना चाहिए, डे बाई डे की तरफ से एक्शन हो जाता तो कोरोना यहाँ तक आता कैसे? ये भी तो सोचिए डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर अंशुमान, अब सवाल इस बात को लेकर है, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं सर? ये जो डॉक्टर खैरा ने कहा कि जी 5 लाख केसेस अमेरिका में आ रहे हैं, तो क्या भारत भी इसी का इंतजार कर रहा है क्या हम उसका इंतजार करने बैठे क्या? नेहा, इसको लॉजिक में कहते हैं फॉल्स। डॉक्टर खैरा, मैं आ रही हूँ डॉक्टर खैरा। डॉक्टर खैरा, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर अंशुमान जी को बोलने दीजिए, आती हूँ। इसको कहते हैं फॉल्स एनालॉजी, जब लॉजिक की डिस्कशन की बात कहते हैं। इसमें क्या है, अमेरिका में 30% अमेरिका की आबादी एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप बना के एक्टिविज्म पे उतरा हुआ है, तो 70% बच गए। अब 70% में डिफॉल्टर होते हैं। इंडिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, इंस्पाइट ऑफ चाहे जितने भी इल्जाम आरोप प्रत्यारोप
लगाएं कि इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने। आप बताओ कि एक भी जो ग्रुप बना के एक्टिविज्म पे उतरा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो आइडियली हमारे पास ऑप्शन था कि वैक्सीनेट 100% पॉपुलेशन कर लेते। जहां तक आबादी की बात है, बहुत अच्छी बात है, 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगी। लेकिन जब हम भारत में हैं तो हम भारत की बात करें। एनालॉजी अमेरिका से नहीं निकालनी है। जब यहाँ से नेता जीतते हैं, जब जाते हैं, बैठते हैं सरकार में, तो हिंदुस्तान की आबादी वही रहती है, क्षेत्रफल वही रहता है। तो ये कहना कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये नहीं चलेगा। आपको हिंदुस्तान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के हिसाब से। हवाई जहाज से आई थी, भारत में पैदा हुई थी या चाइना से आई थी, ये बता दीजिए बस। साहब नमस्ते, ट्रम्प जिस समय हो रहा था, क्या उसमें हवाई जहाज रोकना चाहिए था? बात करेंगे। नो, हम लोग पढ़ने जाते हैं, सर्जरी उस समय इंटेलिजेंस की ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी थी कि कोविड आउटब्रेक हो चुका है। अरे डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हैं आप? नमस्ते ट्रम्प की डेट याद है आपको? भारत की बात करेंगे। अरे आपको साइंटिस्ट है, आप डॉक्टर है, तो ग्लोबल बात करनी होगी। आपने एक रिसर्च करके हार्ट का ऑपरेशन पहले किया। हम लोग भी स्ट्रांगली उसमें रिकमेंड कर रहे थे। डॉक्टर खेरा, आप जाके टाइमलाइन उठा के देख लीजिए, हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर खेरा, डॉक्टर अंशुमान कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है सर, इस बात को समझिए सर। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंशुमान किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अब आप ही मुझे बता दीजिए। नहीं, आप मुझे बता दीजिए डॉक्टर खेरा। भारत की बात करें, डॉक्टर विजय खेरा जी, मैडम बस एक लाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता ना सर। आप मुझसे सवाल करिए ना, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी होता है। आप बताइए। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए सर, कैसे आया था कोरोना? अगर आप लोगों ने फ्लाइट पर वक्त में पाबंदी लगा दी, कैसे कोरोना आया था भारत में, बताइए? उड़ के आया था क्या सर? मैं ये कह रहा था खाली, जब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भारत की बात करो, क्या ये बाहर से आया था? भारत का सेग्रीगेट हो सकता है वर्ल्ड से? कैन इट बी सेग्रीगेटेड? इम्पॉसिबल। हम लोग हार्ट सर्जरी वहीं से सीखी, हम लोग ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग वहीं से सीखी। डॉक्टर खेरा की आवाज कट हो गई है। तो हम लोग नहीं हो सकते। हमको एक्चुअली परफेक्ट सोचना होगा। ये बात है कि हमारे संदेश अलग है, समस्याएं अलग है, बात है। हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग एजुकेटेड है, हमारे मास पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं। जवाब नहीं मिला, कोरोना आया कैसे? अगर फ्लाइट टाइम पे बंद हुई तो कोरोना आया कैसे? उड़ के आया। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला, कुछ हमारा ज्ञान हो जाता उससे। डॉक्टर साहब, फ्लाइट हमने सबसे पहले चाइना की बंद, और इतने डॉक्टर हैं तो बीमारियां आती कैसे हैं? आपके सारे मरीज 100% ठीक है डॉक्टर साहब? जी, ह्यूमन बॉडी से आती है। चाइना के थ्रू कहां से होके आई? यूएस से सबसे ज्यादा अहमदाबाद में आउटब्रेक हुआ था साहब, जहां नमस्ते ट्रम्प हुआ था, उसके आगरा हुआ था, फिर जयपुर हुआ था। आप बहस आप दूसरी कर रहे हैं। अब हम बात कोई और कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं बीमारी कैसे आई जब हवाई जहाज रोक दिया था, बट यू आर टॉकिंग द पीपल लाफ एट यू डॉक्टर। ठीक बीमारी आई, हम लोग डॉक्टर है, पुलिस है, तो क्राइम रुक गए क्या? आपने कैसी बात कर दी? हम लोग डॉक्टर हैं, सर्जरी टेबल पे क्या लोग मरते नहीं हैं इतनी ट्रेनिंग के बाद? क्या नहीं, ये फिर फॉल्स एनालॉजी की बात आप करने लगे कि सर्जरी में मरते नहीं है। गलत एग्जांपल दे रहे हैं आप। सब कुछ होने के बाद डॉक्टर, सब कुछ होने के बाद ने शो में एक सवाल सीधा पूछा कि फ्लाइट अगर समय पर बंद हो गया तो कोरोना आया कैसे? उसका जवाब आप दे दीजिए। गलत उदाहरण सीधा सवाल, एक के बाद एक गलत उदाहरण देते जा रहे हैं आप डॉक्टर खेरा। आप अपनी बातों में फंस जा रहे हैं। हमने नहीं बंद की थी क्या फ्लाइट? आप याद करो, टीवी खोलिए, सबसे पहले हमने फ्लाइट। चलिए, बहुत देर से डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही है, उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर खेरा, मैं आती हूँ आपके पास। बिल्कुल, देखिए लग रहा है कि आज डॉक्टर विजय थोड़े कंफ्यूज्ड है क्योंकि खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंशुमान की बात देखिए बिल्कुल ठीक है। हमें ये समझना चाहिए कि जब हम ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो वहां से हमें गुड प्रैक्टिसेस को पिकअप करना है कि क्या उन्होंने करा, क्या वो नहीं कर पाए, ताकि हम उनसे सीख सके और हम भारत में बेहतर कर सके। ना कि हम ये बोले कि वहां 5 लाख केसेस आ रहे हैं तो यहाँ तो 10 आने ही है। हमें उसकी तैयारी कैसी करनी है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम कोविड तैयारियों में और बेहतर क्या किया जाए। डॉक्टर स्वाति उस मुद्दे पे आ जाइए क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। देखिए, हमें कोविड केयर सेंटर्स ज्यादा बनाने होंगे क्योंकि हमें ट्राइज करना होगा केसेस को। अगर हमारे पास 4 लाख से ज्यादा केसेस आते हैं, हमारे यहाँ पैनिक एडमिशंस बहुत होते हैं और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स उन लोगों से ज्यादा फुल हो जाते हैं जिनको जरूरत नहीं होती। तो हमें कोविड केयर सेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी ताकि हम ट्राइज करके उन लोगों को कोविड केयर सेंटर्स में रख सके। सेकेंडली, हमें एंटीजन रैपिड टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अब हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है स्टेज पर। अब क्योंकि संक्रमण ओमिक्रॉन का फैल चुका है, डोमिनेंट वेरिएंट हो चुका है, अब हमें एंटीजन टेस्टिंग करके ये पता
पता लगाना चाहिए हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उन एरियाज को लोकली लॉकडाउन कर सके इंस्टेड ऑफ हम पूरे एरिया को लॉकडाउन करें। थर्ड, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत स्कैर्सिटी होने वाली है, कमी पड़ने वाली है, तो कैसे हम उनको कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका जो बैरियर्स है वो किस तरह से क्रिएट करें ताकि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहे। और समय जब ज्यादा नंबर्स आएंगे तब हमारे हॉस्पिटल में ये नहीं होना चाहिए कि मरीज तो भरे हैं लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं है। हाँ, तो हमें उन चीजों को किस तरह से इस वक्त रैशनलाइज करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर इन चीजों पर हम ध्यान दें, ट्राइजिंग पे ध्यान दें, तो हम लोग बेहतर तरीके से इसको लड़ पाएंगे और जो डेथ रेट है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि यूएस में अब जहां 6.5 लाख के करीब एक दिन में केसेस आ रहे हैं, वहां हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। पिछली बार जनवरी में जितना हॉस्पिटलाइजेशन था उसके आसपास ही आप पहुंच गए। तो एक बार जब आप माइल्ड डिजीज बोलते हैं लेकिन उसके जो अपने और रिपरकशंस है बीमारी के, उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा और हमें उसकी तैयारी करके अभी से रखनी उसकी होगी। तैयारी करने की बहुत जरूरत है और जो चीजें हमने फर्स्ट और सेकंड फेज में फेस की और वो दोबारा ना आए, इसके लिए सरकार को भी सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।